गुड मॉर्निंग। कहाँ पे थे हम लोग कल? कंपैशन, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज, है ना? ठीक है। तो कल हमने जो हमारे सिलेबस का अगला पार्ट है, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज से स्टार्ट किया था। ठीक है। तो एप्टीट्यूड का बेसिक मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है ना? ये हमारी एटीट्यूड से थोड़ा बहुत अलग होता है। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में हमारे डिफरेंस क्या होता है, ये हमने कल देखा था। ठीक है। क्या है बेसिकली? एप्टीट्यूड क्या होता है? इनबॉर्न होता है किसी के भी अंदर, और एटीट्यूड एक्वायर्ड होता है। जैसे आपकी जिस हिसाब से आपके नर्चर होती है, एक आपकी क्या बोलते हैं उसको, नर्चरिंग ग्रोथ आपकी जिस हिसाब से होती है, जिस एनवायरनमेंट में होती है, उसके अकॉर्डिंगली आपका। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड फिर डेवलप होते जाता है। ठीक है। और अलग अलग डिफरेंसेस इसमें कौन से हैं? एटीट्यूड जो है वो आपके कैरेक्टर के साथ आपका डेवलप होता है, और एप्टीट्यूड कॉम्पिटेंस के साथ, मतलब रेगुलरिटी होती है आपकी, क्योंकि वो आपकी नेचुरल हैबिट होती है, इनबॉर्न आपके साथ, जेनेटिकली आपके साथ एक्वायर्ड होती है। कि बेसिक बेसिक चीजें हमने सारी एटीट्यूड एप्टीट्यूड की, मेंटल होता है और मेंटल फिजिकल दोनों है, इसमें अपीयरेंस होती है। एग्जांपल्स देके सबके एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस, कॉशंस, टॉलरेंट, परमिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें एटीट्यूड का फॉर्म, बेसिक फॉर्म होती है। वही एप्टीट्यूड में देखे तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग माइंड, है ना? ये सारी चीजें वर्बल एप्टीट्यूड, किसी के साथ कम्युनिकेशन करने की आपकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है। किसी को आप कितने जल्दी आपको किसी को मना सकते हो, है ना? ये सारी चीजें भी आपके एप्टीट्यूड के अंदर इंक्लूडेड होती है। एप्टीट्यूड वर्सेस अलग अलग चीजों का कंपैरिजन हमने कल देखा था। ठीक है। रिव्यू देखा हमने कल। इन चीजों की जरूरत होती है। डीओपीटी ने अपने मैनुअल में एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंस किस जगह रखा है? 4 ई है, 4 ई। क्या क्या है उसमें? एथिक्स, इथोस, एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी, इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है? इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है? इक्वालिटी किसे बोलते हैं हम लोग? इक्वालिटी मतलब सबको सेम देना है, और इक्विटी मतलब, ठीक है। अभी जैसे अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। ठीक है। जो वीकर सेक्शन है उनको ज्यादा जरूरत है, और जो डेवलप्ड सेक्शन है उनको कम देने की जरूरत है। ठीक है। मतलब जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको उसके हिसाब से हम कुछ ना कुछ देने वाले हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं इक्विटी। और इक्वालिटी मतलब रिक्वायरमेंट ना देखते हुए सबको सिमिलर है, अपर क्लास को भी उतना ही मिलेगा, लोअर क्लास को भी उतना ही मिलेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जब हम किसी को प्रोवाइड करते हैं कोई चीज, तो ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इक्विटी। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है बेसिकली इक्विटी और इक्वालिटी में।
सोशलाइजेशन में एप्टीट्यूड कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये भी हमने देखा। बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपके अंदर किसी भी चीज की। फिर देखे हमने फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। उसके पहले भी देखा था कि सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ एंशिएंट में, मिडिवल में और मॉडर्न में देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कुछ कौन सी इश्यूज थे उसमें, है ना, सिविल सर्विसेज में, और उसके उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी। फिर हमने देखी कि फाउंडेशनल वैल्यू, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू थी इंटीग्रिटी पहली थी, है ना। फाउंडेशनल वैल्यूज क्या होते हैं सब आपने नोट डाउन कर लिया था कल की क्लास में, ठीक है। फिर हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू पहली थी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, हाँ अगर डिफाइन कर पाए तो उसको, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्वालिटी और वैल्यू ऑफ फॉलोइंग योर एथिकल वैल्यूज एट एनी टाइम कॉन्सिस्टेंटली। उसमें आपकी जो एथिकल वैल्यूज होती है उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो हर सर्कमस्टांसेस में, किसी भी सिचुएशन के अंदर, उसको बोलते हैं आपकी इंटीग्रिटी, ठीक है ना। कुछ भी सिचुएशन हो, कितना भी प्रेशर हो, एक्सटर्नल प्रेशर, जितनी भी चीजें हो, उसके बावजूद आप अपनी इंटरनल वैल्यूज को लिंक रहते हो, उन्हें आप हमेशा फॉलो करते हो, उसको बोलते हैं आपकी इंटीग्रिटी। समझ रहा है, ये हो गया। सिंपल है, वैल्यू सिस्टम इज कंसिस्टेंट। आपकी जो भी वैल्यू सिस्टम है, जिन वैल्यूज को आप फॉलो करते हो वो कंसिस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती हमेशा के लिए, ठीक है ना। कभी आज कुछ और है, कल कुछ और है, आज सही बोल रहे हो, कल झूठ बोल रहे हो, यह भी चेंज नहीं होता। जो एक इंटीग्रेटेड पर्सन है ना, वो हमेशा उसकी जो वैल्यूज है उसको हमेशा कोर वैल्यूज को फॉलो करता है, उनकी उनकी हैबिट में, उनके पर्सनैलिटी में दिख जाती है चीजें, ठीक है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रिटी, है ना, स्टेट ऑफ अनकरप्टिवनेस, कोई करप्शन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है अपब्राइटनेस, जहाँ पे आप काम करते हो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है उसकी अपब्रिंगिंग आपकी दिख जाती है आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। उसके आपकी जो भी वैल्यू सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स, की कंपोनेंट्स आपकी पर्सनैलिटी में दिख जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑब्वियसली होगी। फिर है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कोई भी डिसीजन लेने में आप टाइम नहीं लगाते क्योंकि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर होते हैं, आपके माइंड के अंदर वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, ठीक है ना, इसलिए आप डिसीजन बहुत एक्यूरेटली और फास्ट ले सकते हो ना, स्ट्रेट फॉरवर्डली ले सकते हो। फिर है एबिलिटी टू स्टैंड बाय वैल्यूज इन डिफरेंट सिचुएशन, कितनी भी सिचुएशन हो, हैम्परिंग हो, डिप्रेसिंग हो, या फिर क्या बोलते हैं प्रेशराइजिंग सिचुएशन हो, हर सिचुएशन के अंदर आपको डिसीजन मेकिंग या फिर जो भी आपकी वैल्यूज है उसके साथ आपको खड़े रहते हो आप, इसको बोलते हैं। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटीग्रिटी की। एग्जाम्पल्स हमने कल देखे हैं इंटीग्रिटी के। अगली कौन सी वैल्यू देखी थी हमने, फिर ये देखा था हमने, अगर हाई वैल्यू है, हाई स्किल है तो अच्छी चीज होगी, ठीक है। अगर वही अगर हाई लो वैल्यू है और स्किल आपके अंदर ज्यादा है तो डेफिनेटली आप उस चीज का गलत इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। कुछ पर्सनैलिटी अलग अलग है, जैसे एग्जाम्पल है ना माल्या, नीरव मोदी, हिटलर वगैरह, ये सारे यहाँ पे वैल्यूज लो है और स्किल हाई है ना। उसके बाद देखा हमने इंटीग्रिटी दो हिस्सों में डिवाइड है, एक तो पर्सनल इंटीग्रिटी और एक इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। पर्सनल मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे जिन जिन वैल्यूज को आप फॉलो करते हो, और वही इंस्टीट्यूशन लेवल पे मतलब कोई इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ का वर्क कल्चर यहाँ का अलग है कुछ, और कहीं और होगा तो वहाँ का वर्क कल्चर और होगा, तो कुछ हर एक इंस्टीट्यूशन की कुछ अलग अलग इंटीग्रिटी होती है, कुछ वैल्यू सिस्टम होता है, ठीक है। उनको फॉलो करना अकॉर्डिंगली उनकी इंटीग्रिटी होती है, ठीक है ना। जैसे हमारे एग्जाम्पल, हमारे हमारे इंडिया के अंदर कुछ कुछ हाई इंटीग्रिटी वाले कुछ कुछ वैल्यू सिस्टम्स है, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन है। एग्जाम्पल कैग, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, है ना, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिनकी इंटीग्रिटी हमेशा बनी हुई है जब से उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब से लेके अब तक। ये हो गई इंस्टीट्यूशनल और पर्सनल इंटीग्रिटी, क्या है ये सब हमने कल देख लिया था। फिर है हाउ टू इनकलकेट इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को हम लोग इनकलकेट कैसे कर सकते हैं, आपके अंदर इन्वॉल्वमेंट कैसे ला सकते हैं। पहली बात तो है ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है ना। दूसरा क्या है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, किसी इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लॉ को फॉलो करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, बुरा किया तो आपको पनिशमेंट मिलती है, इसके अकॉर्डिंगली आपकी इंटीग्रिटी को आपको इनकलकेशन की जा सकती है, ठीक है। और जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट था, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर कोई ना कुछ सोल्यूशन निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया था। दो तरीके के, पहला एक फर्स्ट था और दूसरा सेकंड था। फर्स्ट नियर अबाउट 1984 समथिंग में आया था, सेकंड 2000 समथिंग में आया था, ठीक है। तो सेकंड ईयर ने कुछ कुछ रिकमेंडेशन की हुई है, उनके अकॉर्डिंगली सिविल सर्विसेज में एक कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, ठीक है। हर सिविल सर्वेंट को वो कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी बिल्डअप होने के लिए, उसकी कोर वैल्यू सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहने के लिए, ठीक है। तो ये कोड ऑफ एथिक्स था, ये फॉलो करना चाहिए। अलग है इंटीग्रिटी टेस्टिंग, हर एक टाइम पे आपकी इंटीग्रिटी टेस्ट होती रहनी चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ सर्वेज एनुअल वो उस हिसाब से होनी चाहिए कि आपकी इंटीग्रिटी हर जगह टेस्ट हो सिविल सर्वेंट की। फिर देखा था हमने ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी का डिफरेंस, ठीक है।
डेफिनेशन है प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, लैक ऑफ करप्शन, फाइनेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर्टी की डिफाइन डेफिनेशन करते हैं। फिर है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस अबाउट योर एक्शन, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट में हो सकती है, पर इंटीग्रिटी क्या होती है, वो हर इंस्टांसेस पे सेम होती है, कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, फिर थी दूसरी वैल्यू इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मतलब किसी के साथ भी फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करना, उसको बोलते हैं किसी के लिए पार्शियल नहीं होना, हमेशा इम्पार्शियल होना। ठीक है, दूसरी थी नॉन पार्टिसनशिप। नॉन पार्टिसनशिप को हमने दो कॉन्टेक्स्ट में देखा था, कौन से दो कॉन्टेक्स्ट थे, नोट्स पढ़े थे कल जाके करके, देखो कौन सा था, दो कॉन्टेक्स्ट थे ना, मैंने देखा था, देखो नोट्स में लिखा हुआ आपने, नॉन पार्टिसनशिप। हाँ देखा था, या फिर होगा आके देखो, ये है पॉलिटिकल बिहेवियर और नॉन प्रिजुडिस, है ना। पॉलिटिकल बिहेवियर आपका किस तरीके से होता है, किसी के साथ भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आपका ट्रीट नहीं होना चाहिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी आपको इक्वली ट्रीट हो। अगर बीजेपी का जो पॉलिटिकल रैली निकल रही है तो आपको उससे पार्टिसिपेट नहीं होना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपके माइंड में किसी भी तरह टिल्ट या फिर बायस नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा नॉन प्रिजुडिस बिहेवियर, किसी भी सोसाइटी के सेक्शन के लिए आपके अंदर एक प्रिजुडिस मतलब एक पुनर्भावना जो होती है हमारे अंदर, ये सोसाइटी का जो सेक्शन है, फॉर एग्जांपल दलित है या फिर जो भी लोअर क्लास सोसाइटी है, वो अच्छे नहीं है, ये पर्टिकुलरली बायसनेस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन पार्टिसनशिप। और इम्पार्शियलिटी मतलब बायसनेस नहीं होगी तभी तो आप उनके लिए इम्पार्शियल नहीं रहोगे ना, आपको सबको इक्वली ट्रीट कर पाओगे। तो ये हो गई, दोनों कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर है, ठीक है ना। फिर देखा सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना। प्रिजुडिस अगर अगर इम्पार्शियलिटी या फिर नॉन पार्टिसनशिप नहीं रही तो प्रिजुडिसेस बढ़ जाएंगे, इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी, है ना। इसके अलग अलग इम्पैक्ट है हमारे लोगों के ऊपर। सिग्निफिकेंस सेंस ऑफ जस्टिस निर्माण होगा, गुड गवर्नेंस होने के लिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब जो भी ऐसे सेक्शंस है जिनकी एंशिएंट टाइम से अब तक लेके डेवलपमेंट नहीं हुई, उनकी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो ये कब होगी, जब आप इम्पार्शियली सर्विसेज को सर्व करोगे। ठीक है, आप अपर क्लास से हो, फिर आप सभी सर्विसेज अगर अपर क्लास को ही प्रोवाइड कर रहे हो, तो फिर लोअर क्लास का एम्पावरमेंट कब होगा, है ना। वो कब होगा, जब आप इम्पार्शियली सारी सर्विसेज लोअर क्लास को प्रोवाइड करोगे। उसके लिए आपका इम्पार्शियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है ना। कौन सी वैल्यू देखी हमने अभी तक, इंटीग्रिटी, फिर इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, ये कुछ इंसिडेंट्स थे। फिर देखी थी हमने एम्पैथी। ठीक है, चार टर्म है, एम्पैथी, सिंपैथी, सॉरी अपैथी, अपैथी मतलब APATH, अपैथी मतलब कोई कुछ भी फील करे आपको उससे कोई लेना नहीं, आप पूरे सेल्फ सेंट्रिक होते हो, है ना। किसी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं होना, ना किसी के इमोशंस को समझने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं अपैथी। ठीक है, उसका अगला है एम्पैथी, सॉरी सिंपैथी। सिंपैथी मतलब किसी को देख के लगना कि नहीं इसके साथ थोड़ा बहुत बुरा हो रहा है ना। एम्पैथी, एम्पैथी उसका दर्द समझना, उसके बाद जो भी तकलीफ है उसकी फील करना उसे जाके, ठीक है ना, एक स्टेप अहेड जाना उसके, इसको बोलते हैं एम्पैथी। और अगला है कंपैशन। कंपैशन मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, जितनी जो भी उसकी एक्सरसाइज से समस्या है, उसको समझ के उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना, उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें करना, उसको बोलते हैं कंपैशन। क्लियर है, ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लिया था हमने कल, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या है, किस इसमें हो सकती है, अगर नहीं है एम्पैथी तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में राइज हो सकती है, बुलिंग, रैगिंग, स्टॉकिंग, ये सारी चीजें हो सकती है अगर हमारे ऊपर अंदर किसी के लिए सिंपैथी नहीं है तो। उसके बाद देखा था कि सोशल मीडिया की वजह से कैसे एम्पैथी कम होते जा रही है दिन ब दिन। ठीक है, क्योंकि डिजिटल कंटेंट की वजह से जो इमोशनल टच होता है, इमोशनल फील होता है, वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एक निगेटिव एस्पेक्ट हो गया उसका। सही है, डिफिकल्ट एब्यूज, ऑनलाइन एब्यूजिंग जिसको बोलते हैं ना हम लोग, साइबर बुलिंग वगैरह होती है, ये इश्यूज वहां पे राइज होते हैं हमेशा। ठीक है, क्या है, कैन वी कल्टिवेट एम्पैथी, क्या हम लोगों के अंदर एम्पैथी जनरेट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। किस तरीके से, कल्चर आर्ट से लोगों को लगाव करके, सिनेमा है ना, फिर लेक्चर्स वगैरह होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसिंग होती है, इन अलग अलग तरीके से हम लोग एम्पैथेटिक ऑफिसर्स, है ना, जो भी कुछ अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनके इफेक्ट के ऊपर से ऑब्वियसली कि सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, एम्पैथी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। या फिर ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो भी आपके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे भी ये चीजें आपको सिखाई जाती है ना, एम्पैथी जनरेट की जाती है। अगर किसी के अंदर एम्पैथी नहीं है तो सर्वे करा के, है ना, वो लोग सर्वे कराते हैं, उसमें पता चलता है कि आपके अंदर एम्पैथी सच में है या फिर नहीं है। अगर कौन से सेक्शन के लिए आपके अंदर एम्पैथी है, कौन से सेक्शन के लिए आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, तो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए फिर आपके अंदर एम्पैथी जनरेट की जाती है। ठीक है, ताकि जब आप ऑफिसर होकर अपॉइंट करके जाओ तो आप सर के सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट वहां पे कर सको।
ठीक है ना, ये चीजें हैं। ये कुछ कोट्स हमने कल लिखे थे। कंपैशन लिख लिया था हमने या फिर लिख लिया था? लिख लिया था ना। कंपैशन क्या होता है? फीलिंग ऑफ इमोशन, है ना, जिसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यू, मतलब इमोशन का फीलिंग होती है, उसके ऊपर हम लोग तो किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने पहुंच जाते हैं, कुछ ना कुछ एक्शन हम वहां पे लेते हैं। फिर खाली फील नहीं करना, पर फिर एक एक्शन भी लेना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो बस खाली कुछ लोग देखते रहते हैं रोड से जाके, बुरा हो रहा है, खून बह रहा है, पर कुछ लोग जाके उनकी हेल्प करके उनको हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। ठीक, तो इस फीलिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? कंपैशन। ठीक है, कंपैशन किस लिए इसेंशियल है? सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर जब लोगों की तकलीफें समझेगा, उनके बीच में जाके उसको फील करेगा, तभी वो बेटर वे से एक्ट कर सकता है, बेटर वे से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वहां पे कर सकता है। समझ रहा है? ठीक है ना। कंपैशन इज डायरेक्ट रिलेटेड विद द जस्टिस। जस्टिस के साथ जब आप किसी के लिए कंपैशन फील करोगे, उनके साथ अभी तभी राइट वे जस्टिस कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। हाउ टू इनकलकेट कंपैशन? 4 नंबर 2 ऑफ बुद्धिज्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नॉन स्टीलिंग, है ना, सत्य सच बोलो। दूसरा कौन सा? अहिंसा, नॉन वायलेंस, और ब्रह्मचर्य, है ना, ये सारी चीजें। लव काइंडनेस को स्प्रेड करना, एक्सरसाइज, जूरिस प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें हैं। भारत दर्शन के थ्रू ऑफिसर्स के अंदर कंपैशन जनरेट किया जाता है अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, उनको अपना कल्चर बता के। ठीक है, सिंपैथी और एम्पैथी का डिफरेंस देखा था हमने कल। सिंपैथी मत किसी को लिए बुरा दूर से फील करना, एक इमोशन आना। ठीक है, वही एम्पैथी मतलब रियलिटी में उसका उसके पेन को फील करना, उसकी परेशानियों को फील करना। ठीक है, एम्पैथी। यहाँ पे थे हम लोग कल, है ना। अल्ट्रुइज्म और कंपैशन लिख दो। अल्ट्रुइज्म और कंपैशन का डिफरेंस क्या है? आपने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा था ना। एरिस्टोटल का एक प्रिंसिपल है इथिकल अल्ट्रुइज्म। ठीक है, मतलब सेल्फलेसली सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, सोसाइटी में सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और कंपैशन क्या होता है? कंपैशन ये वर्ड पर्टिकुलरली वीकर सेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, वीकर सेक्शन के लिए आपके अंदर जो भी कंपैशन है, जो भी उनके साथ गलत हुआ है, उनके जो समस्या है, उनको समझना और उनके लिए कुछ करने की फीलिंग आपके अंदर होती है। ठीक है, बेसिकली कंपैशन ये वर्ड वीकर सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। वही एथिकल अल्ट्रुइज्म एज अ होलिस्टिक पूरे सोसाइटी के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? नोट डाउन कर लो। अल्ट्रुइज्म में लिखना डूइंग गुड थिंग्स सेल्फलेसली फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर। किस चीज से रिलेटेड होता है? बेसिकली आपके एक्शन से रिलेटेड होता है ना। जो भी एक्शन आप किसी के वेलफेयर के लिए लेते हो, खाली कहना नहीं है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बल्कि रियली में जाके उसके ऊपर एक एक्ट लेना, कुछ ना कुछ चीजें इंप्लीमेंट करना, उसे बोलते हैं एक्शन। जो हमारी एक्शन थ्योरी थी ना, वही से इन्फ्लुएंस है अल्ट्रुइज्म, एथिकल अल्ट्रुइज्म। एरिस्टोटल पढ़ा था हमने उसमें। ठीक है, उन्हीं का कंसेप्ट है एथिकल अल्ट्रुइज्म, तो वही है बेसिकली। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बताया कि आपको कैंसर हुआ है, आपको वो पेन ठीक है, आपको कैंसर से आप ट्रीटमेंट से आप ठीक हो गए हो, पर आप वो कैंसर पेशेंट का पेन समझते हो। ठीक है, इसलिए आपने क्या किया, कैंसर इंस्टीट्यूशन निकाला और उस पर आप लोगों की सेवा करते हो कैंसर पेशेंट्स की। क्यों? क्योंकि आपको उसकी फीलिंग पता है कि क्या पेन होता है कैंसर पेशेंट्स को। इसको बोलते हैं एथिकल अल्ट्रुइज्म। ठीक है, वही है कंपैशन, है ना। कंपैशन मतलब स्ट्रेंथ वाइज होता है, पहले सिंपैथी, एम्पैथी और फिर कंपैशन। ठीक है, कंपैशन ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग पेन। ठीक है, और हायर और लोअर देन यू, मतलब जो भी आपसे लोअर कास्ट के होते हैं, फिर लोअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनकी फीलिंग को समझना, इसको बेसिकली कंपैशन इस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। ठीक है, मतलब सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए बेसिकली वर्ड कौन सा है? कंपैशन। और अल्ट्रुइज्म एज टोटली एज अ सोसाइटी के लिए है। नोट डाउन कर लो इसे। थैंक यू। लिख लिया सबने? एमपीएससी के क्लास के अंदर एक लड़का है, वो लिखने के लिए 10 मिनट लगा देता है। वो अपने क्लास में बैठा था एक दिन, पता है, प्रीतम नाम से उसका। बहुत स्लो लिखता है वो। नेक्स्ट हेडिंग डालो,
टॉलरेंस। Tolerance is having permissive attitude or considerate attitude towards others' feeling, views, values, culture, traditions, etc. मतलब लिख लो पहले, नोट डाउन कर लो। Having permissive attitude towards others' feeling or views or values, culture, tradition। Second point लिखना। India is considered as tolerant society. It has been inclusive or permissive towards practices of different caste, religion, culture, etc. टॉलरेंस मतलब बेसिकली क्या होता है, खुद के कल्चर के साथ साथ बाकियों के कल्चर को, बाकियों के व्यूज को, फीलिंग्स को, वैल्यूज को रिस्पेक्ट देना, हमेशा खुद की वैल्यूज को इंपॉर्टेंस ना देते हुए बाकी सबको अपने इक्वली ट्रीट करना, उसको बोलते हैं टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस का सबसे पहला जो हमें बोलते कर मेंशन किसी भी किया गया तो कहाँ पे किया गया टॉलरेंस का मेंशन? हिस्टोरिकल एविडेंस में अगर देखा जाए तो अशोका के पिलर पता है आपको, है ना? अशोका के पिलर पे मेंशन किया गया है कि जो भी सोसाइटी होनी चाहिए वो टॉलरेंट सोसाइटी होनी चाहिए। मतलब एंशियंट टाइम से ही हमारी सोसाइटी में देखते हैं कि उसके एविडेंसेस हमें पाए गए हैं। मतलब हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो बेसिकली ओरिजिन से ही वो टॉलरेंट सोसाइटी है ना? हर सेक्शन को हमारे यहाँ पे टॉलरेट, हर रिलीजन को, हर ट्रेडिशन को हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस दी जाती है, इसीलिए इतनी डाइवर्स सोसाइटी है हमारी, है ना? क्योंकि देखो, क्योंकि पहले से अगर एंशियंट टाइम से देखेंगे तो पहले आर्यंस आए, है ना? फिर इंडो ग्रीक कुषाण शाकास आए, है ना? फिर इस्लामिक इन्वेडर्स आए, उसके बाद यूरोपियंस आए, पर हर एक को हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, उनके जितने भी कंपोनेंट्स थे सबको हमारी सोसाइटी में सबने एक्सेप्ट किया, और हमारी सोसाइटी अभी फिलहाल डाइवर्स है। हर कंपोनेंट अगर हमें आप खुद को ही देखेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर यूरोपियन कंपोनेंट कौन सा है, मुस्लिम इन्वर्टर का कंपोनेंट कौन सा है ना? आर्यन कंपोनेंट कौन सा है, पर हमारे अंदर सब कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो हमारी सोसाइटी बेसिकली क्या है, सारी डाइवर्स है, और हर सेक्शन को, हर फीलिंग को, सबके वैल्यूज को, सबके ट्रेडिशंस को हम लोग सिंपल इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो उसको बोलते हैं टॉलरेंस होना हमारे अंदर, टॉलरेट करना किसी को भी। ठीक है, मैं कुछ व्यू बोल रहा हूँ किसी टॉपिक पे, मेरे व्यू सही हो गलत हो, पर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप मेरी बातें सुन रहे हो, तो आप टॉलरेंट हो ऑब्वियसली मेरे लिए। ठीक है ना? वैसे ही अगर मेरा कोई व्यू है या किसी भी पॉइंट पे और आप कुछ व्यू बता रहे हो तो मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ठीक है, उसको बोलते हैं टॉलरेंस होना। समझ रहा है? ठीक है, वही है सोसाइटी में टॉलरेंस हो रहा। हिंदू सोसाइटी का जो सेक्शन है पर्टिकुलरली वो डोमिनेंट सेक्शन है, फिर भी इस्लामिक कल्चर को, इस्लामिक फेस्टिवल को टॉलरेट करके लेना, ये हमारी सोसाइटी का एक सिंबल है कि हम लोग टॉलरेंट है। क्लियर है? टॉलरेंस। हाँ, जब टॉलरेंस होगा सोसाइटी में तभी एम्पैथी और कंपैशन जनरेट हो पाएंगे। ठीक है, बेसिक वैल्यू है टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी की बातें सुनेंगे तभी तो हम उनकी परेशानियों को समझ पाएंगे, है ना? इसीलिए टॉलरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है सोसाइटी के अंदर, वो है हमारी सोसाइटी के अंदर, तभी तो सोसाइटी हमारी अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, वरना टुकड़े टुकड़े हो गए होते अभी तक। ठीक है ना? पाकिस्तान इंडिया के बाद अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि सबका कल्चर अलग है, पंजाबी कल्चर अलग है, हरियाणवी अलग है ना? महाराष्ट्र अलग है, तमिल तेलुगु सबका अलग अलग है, सबके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं अभी तक? क्योंकि टॉलरेंट है एक दूसरे के लिए, हम लोग एक दूसरे को समझ के लेते हैं, परेशानी है तो मिलके सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है ना? लिख लो, क्यों है हमारी सोसाइटी टॉलरेंट, किन किन वैल्यूज की वजह से है? रिस्पेक्ट ऑफ प्लूरलिटी, इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी। प्लूरलिटी, है ना? सिंगुलर और प्लूरल मतलब इतने सारे अलग अलग कल्चर होने के बाद भी दिखते सब एक ही है ना? सबका कल्चर इतना मल्टी कल्चरलिज्म यहाँ पे स्प्रेड हो चुका है, ये चीज पहली चीज होगी। इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस, कोई भी कंपोनेंट जब आता है तो यहाँ पे इंक्लूड करके लेता है खुद को। अगर अभी नागपुर में तो मुझे पता नहीं, पर दिल्ली में अगर आप जाके देखो तो वहाँ पे अफ्रीकन बहुत ज्यादा आते हैं, है ना? तो वो लोग वहाँ पे इतने इन्वॉल्व हो गए तो वो हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी गाने भी गाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये इंक्लूसिवनेस है ना, सबको हम लोग इन्वॉल्व करके लेते हैं अपने अंदर, तो इंक्लूसिवनेस हो गई। फिर है डाइवर्सिटी, हर तरीके के लोग यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं,
दूसरा है रिलीजियस वैल्यूज, हमारे सबकी रिलीजन की वैल्यूज हमें एक दूसरे को इंक्लूड करने की परमिशन देती है, वो सीख देती है, ठीक है। इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे टॉलरेंस अभी तक टिकी हुई है, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी। सैक्रिफाइस, लिविंग इन टू गॉड, सेल्फलेसनेस, ड्यूटीफुलनेस और धर्म। हिंदुओं में धर्म धर्म हमारा जो भी धर्म है उसको फॉलो करने की एक वो देता है, टीचिंग देते हैं, रिलीजियस वैल्यूज। और एक तीसरी है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, है ना। डू योर जॉब, डू योर ड्यूटी विदाउट थिंकिंग अबाउट द एंड रिजल्ट, है ना। उसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा ये बिना सोचते हुए भी हम लोग उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करते जाते हैं अपनी वैल्यूज का, ठीक है। इसके इन चीजों की वजह से भी हमारे सोसाइटी के अंदर अभी भी टॉलरेंट हमें मिलती है, हमारी सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस पाई जाती है, ठीक है। सिग्निफिकेंस फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। एक सिविल सर्वेंट का टॉलरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि उसे सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन को से डीलिंग करनी है, ठीक है। वो तभी कर पाएगा ना जब वो निष्पक्ष होगा, हर एक का व्यू सुनने की उसमें क्षमता होगी, कैपेसिटी होगी, तभी वो सबके साथ जस्टिस कर सकता है, ठीक है। तो एक सिविल सर्वेंट को टॉलरेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लिख लो, सिग्निफिकेंस फॉर सिविल सर्वेंट, दे हैव टू सर्व डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रीजन। हर कल्चर में जाके, हर क्लास में जाके आपको सर्व करना है, हर रीजन को सर्व करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप टॉलरेंट हो उनके लिए, है ना। आपको बिहारियों से चीड़ है, पर आपकी अगर बिहार में पोस्टिंग होगी तो क्या करोगे? एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको, है ना। इसलिए आपको टॉलरेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। दे शुड हैव टॉलरेंट एटीट्यूड, सेंस ऑफ फॉरगिवनेस। अगर कोई गलती कोई कर रहा है तो आपको भूल समझना पड़ेगी कि ये उसकी गलती नहीं है, वो अनएजुकेटेड है, ठीक है, तभी वो गलती कर रहा है। उसको एजुकेटेड करो, फिर भी अगर वो गलती कर रहा है फिर आपको हक है कि आप नाराज हो जाओ उसको, हो जा रहा है। उसकी सोशल डेवलपमेंट ही नहीं हुई है तो आप उससे एक्सपेक्ट कर कैसे कि वो गुड मतलब अच्छा बिहेव करेगा, है ना। ये चीजें हैं। एक कोट है महात्मा गांधी का, उन्होंने कहा था फॉरगिवनेस इज द ट्रेट ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल, वी कांट फॉरगिव, है ना। माफ भी वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है ना, वही तो छोटा होगा वो क्या माफ करेगा। इस कोट को लिख लो, आप यूज कर सकते हो आंसर में। नेगेटिव क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म लिख लो टॉलरेंस का। कभी कभी कुछ कुछ चीजों के लिए टॉलरेंट डेवलप होना जरूरी नहीं होता, ठीक है। जैसे इनजस्टिस है, किसी के साथ बुरा भी हो रहा है तो आपको क्या, आप टॉलरेंट हो जाते हो उस चीज के लिए, चलो हो रहा है होने दो, हर एक किसी के साथ ही होता है, तो ये बहुत बुरी बात है, ठीक है ना। जो चीज किसी के साथ बुरी होती है उसके लिए आपको टॉलरेंट नहीं बनना है, ठीक है ना। तो जो अच्छी चीजें है उनके लिए टॉलरेंट बनो तो अच्छा है, बुरी चीजों के लिए भी अगर आप आवाज उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हो तो ये बहुत गलत होता है, सोसाइटी में उसका गलत इम्प्लीकेशन जाता है और उसके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत बुरे हो सकते हैं सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। जो कोर वैल्यू सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है इस चीज की वजह से, ठीक है। उसके बाद है सोसाइटी टॉलरेट टू एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट द करप्शन। करप्शन के अगेंस्ट अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है फिर भी सोसाइटी अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है तो सोसाइटी उसके खिलाफ टॉलरेंट बन चुकी है, ये भी एक गलत बात है, ठीक है। ये भी पॉइंट लिख लो, ठीक है। इसीलिए इंडियन सोसाइटी को एक सॉफ्ट स्टेट कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे यूजुअली रिवॉल्यूशन नहीं होता, किसी के भी खिलाफ हम लोग इतनी आसानी से आवाज नहीं उठाते क्योंकि हम लोग संस्कारी लोग हैं ना। हमारा सोशलाइजेशन ऐसे किया जाता है कि हम किसी को चैलेंज नहीं करें, है ना। जो भी नॉर्म्स है, जो भी ट्रेडिशन है उसको वैसे के वैसे फॉलो कर ले, है ना। वही वेस्टर्न में जाके देखोगे तो वहाँ पे वो लोग रीजनिंग करते हैं, इस चीज के पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजनिंग माइंड है वहाँ का, पर हमारा नहीं है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ऐसा माइंड है हम लोगों का, तो क्यों इंटरफेयर करें हम लोग, है ना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर भी हम लोग इंटरफेयर नहीं करते, है ना। तो ये हमारी बहुत, इसीलिए हमको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट स्टेट है हमारा, है ना।
फिलोसोफर्स कह के गए कि इंडिया में कभी रिवॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया के लोग क्या मानते हैं, जो भी मेरे हिस्से में जो भी तकलीफें आ रही है मेरे पिछले जन्म का फल है ना। जब ऐसे सोच के चलोगे तो क्या रिवॉल्यूशन करोगे आप लोग, है ना। इसीलिए रिवॉल्यूशन मतलब थॉट प्रोसेस में चेंज आना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा हमें रिवॉल्यूशन लाने के लिए, ठीक है। हेडिंग मत डालना, टॉलरेंस में कुछ कुछ फैक्ट्स अभी आगे लिख लो, आप लिख लो। टॉलरेंस इज बेसिक वैल्यू फॉर अदर्स वैल्यू, अगर एक वर्ड में डिफाइन कर पाओ ना, टॉलरेंस इज बेसिक वैल्यू फॉर अदर्स वैल्यू। अगला पॉइंट लिख लो, टॉलरेंस इज बेसिक वैल्यूज फॉर अदर्स वैल्यू। अगला पॉइंट लिखना, एम्पैथी एंड कंपैशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट टॉलरेंस। एम्पैथी एंड कंपैशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट टॉलरेंस। अगला पॉइंट लिखना, दैट्स व्हाई प्लेटो called temperance as one of the four cardinal values, cardinal या फिर core values। एरिस्टोटल डिस्क्राइब, अगला पॉइंट लिख लो, एरिस्टोटल डिस्क्राइब टॉलरेंस एज गोल्डन मीन, टॉलरेंस एज गोल्डन मीन। अगला पॉइंट लिखना, जवाहरलाल नेहरू हैज बीन वेरी टॉलरेंट टू क्रिटिसिज्म। That is after Indochina war, his own ministers criticized him in the parliament. His own ministers criticized him in the parliament. Accordingly, he listened to them and acknowledged their criticism. ठीक है, उसके बाद का अगला पॉइंट में एक हेडिंग डालो, एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन, एरिस्टोटल्स गोल्डन मीन। ठीक है, उसमें लिखो, टॉलरेंस इज द मिड पॉइंट ऑन अ स्पेक्ट्रम। Tolerance is a midpoint on a spectrum, ranging between prohibition or unacceptance, at one end to acceptance at the other end। ठीक है ना, वो आपने बचपन में गार्डन में वो खेला होगा ना, ऐसे एक साइड पे बैठते हैं, एक साइड में ऐसे, वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ सीसॉ। तो उसमें क्या होता है, तो इनके कहना है कि एक स्पेक्ट्रम का मिड पॉइंट है, ठीक है, उसके एक साइड में होता है अनएक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट नहीं करते थे लोगों को, एक साइड में होता है कि एक्सेप्ट करते हैं। जिस सोसाइटी में टॉलरेंस पाया जाता है वहां पे सबको इंक्लूसिव है, मतलब हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक्सेप्ट किया जाता है, और एक साइड में ऐसे सेक्शन है जहाँ पे टॉलरेंस नहीं है, तो वहां पे किसी को भी एक्सेप्ट इंक्लूसिवनेस नहीं है, सोसाइटी का डेवलपमेंट वहां पे बंद हो जाता है और सोसाइटी फिर कोलैप्स हो जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल के गोल्डन मीन में टॉलरेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो उसके गोल्डन मीन की कुछ पॉइंट्स है, उसको नोट डाउन कर लो, कौन सी है। पहला है प्रोहिबिशन, एक तो प्रोहिबिशन होगा, ठीक है, या फिर टॉलरेंस होगा, दूसरा टॉलरेंस, और तीसरा है एक्सेप्टेंस। मिडिल पाथ को फॉलो करना है ना, कैसे, इसको हैप्पीनेस को, हाँ हाँ, मतलब इंक्लूसिवनेस वहां पे ढूंढनी है सबको, है ना। हाँ, यूटोपियन कॉन्सेप्ट, तो यूटोपियन तो वो मतलब अगर रियलिटी में देखे तो वो पॉसिबल नहीं है ना,
सोसाइटी का हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ओबीडियंटली हर एक के लिए इक्वली काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। उसने कहा है कि जैसे गांधी जी का कंसेप्ट है ना राम राज्य, वैसे ही उसका यूटोपियन सोसाइटी का है। गांधी जी ने बोला है कि स्टेट की कोई जरूरत नहीं है, लोग अपने आप ही अच्छा काम करने लगेंगे, लोग अपने आप सिग्नल पे रुकने लगेंगे, सिग्नल को फॉलो करेंगे। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ट्रैफिक सिग्नल पे अपने आप ट्रैफिक पुलिस नहीं रहा तो कौन रुकेगा? स्टेटलेस सोसाइटी तो पॉसिबल ही नहीं है। क्राइम रेट अपने आप कम हो जाएगा, लोग कितने ईमानदार बन जाएंगे, ये पॉसिबल है क्या? तो ये बस यूटोपियन हो सकता है, मतलब एक इमेजिनरी सोसाइटी आप एस्टेब्लिश कर सकते हो, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ह्यूमन जो भी नेचर है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, अच्छा और बुरा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है, वो उससे डिफाइन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो ऐसे होता है कि कभी कभी तो लोगों के पास सब कुछ होता है फिर भी वो लोग क्राइम करते हैं, देखा होगा आपने। तो जो भी यूटोपियन कंसेप्ट है वो एस्टेब्लिश होना मतलब एक इमेजिनरी सोसाइटी के लिए ही ठीक है, रियलिटी में उसको लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? मेरे हिसाब से तो इम्पॉसिबल है। आप सोचते हो पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता ऐसे कभी हो सकता है करके, नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो उसका गोल्डन मीन है उसके हिसाब से एक आइडियल सोसाइटी किस तरीके की होना चाहिए, और आइडियल सोसाइटी को बनाने के लिए टॉलरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल्स लिख लो वहां पे। एग्जाम्पल, imposing our culture and values on the others। ये क्या हो गया? इंटॉलरेंस हो गया। उसके सामने डैश करके लिखना इंटॉलरेंस। दूसरा है कि मीट ईटिंग पीपल फोर्सिबली, दूसरों को मीट ईटिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं। मीट ईटिंग पीपल नॉट फोर्सिंग वेजिटेरियंस टू ईट मीट एंड वाइस वर्सा। एक कॉन्टेक्स्ट है जहां पे फोर्स नहीं कर रहे हो, और एक कॉन्टेक्स्ट है वहां पे जहाँ पे फोर्स कर रहे हो। तो एक हो गया फिर टॉलरेंस के इधर वाला प्रोहिबिशन, और एक हो गया एक्सेप्टेंस। उनको नहीं खाना है तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं फोर्स कर रहे हो। दूसरा है कि प्रोहिबिट कर रहे हो, नहीं तुझे खाना ही पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, अगला है, अगला पॉइंट लिखो, जैसे ये गोल्डन मीन का लिखा था ना वैसे अगला पॉइंट लिखो। टॉलरेंस कैन बी कंसेप्चुअलाइज इन, टॉलरेंस कैन बी कंसेप्चुअलाइज इन थ्री फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स। पहला लिखो परमिसिव कंसेप्शन, परमिसिव कंसेप्शन। दूसरा है को एग्जिस्टेंस कंसेप्शन, को एग्जिस्टेंस कंसेप्शन, को एग्जिस्टेंस कंसेप्शन। ठीक है, फाइनल लिखो तीसरा रिस्पेक्ट और एस्टीम कंसेंसस, कंसेप्शन, रिस्पेक्ट और एस्टीम कंसेप्शन। परमिसिव कंसेप्शन मतलब जितने भी कल्चर है उनको सबको अपना अपना कल्चर इंडिविजुअल लेवल पे डेवलप करने की परमिशन होती है, ठीक है ना, परमिसिव कंसेप्शन। अगला है को एग्जिस्टिव, को एग्जिस्टेंस कंसेप्शन। यहाँ पे हर एक धर्म के लोग अपने साथ एक दूसरे के साथ को एग्जिस्टेंस है ना, को एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, एक दूसरे की वैल्यू को मान के चल रहे हैं, ठीक है, अपना अपना इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और साथ में सबका विकास भी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, है ना। तो को एग्जिस्टेंस, सबको साथ में मिलकर रहना। आखिरी है रिस्पेक्ट और एस्टीम को एक्सिस्ट, मतलब जितनी भी को एग्जिस्टेंस है हमारी उसमें एक दूसरे के लिए हमारा रिस्पेक्ट होना। ये टॉलरेंस के अलग अलग एस्पेक्ट है, ठीक है। तो टॉलरेंस सबको क्लियर है, ठीक है। अगला लिख लो फिर ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। अरे एक रह गया इसमें, एक पॉइंट रह गया इसमें, लिख लो उसमें हेडिंग टॉलरेंस में इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस। लिखा है ना, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस लिखा है ना हमने, सिग्निफिकेंस लिखा है ना। जहाँ पे आपने सिग्निफिकेंस लिखा है वहां पे थोड़ी बहुत जगह है क्या? है, तो कुछ पॉइंट्स उसमें ऐड कर लो। नहीं है तो अलग अलग से लिख लो। सिग्निफिकेंस था, इंपॉर्टेंस लिख लेना, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस इन सोसाइटी, सोसाइटी और एथिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टॉलरेंस इन एथिक्स। पहला पॉइंट लिखो उसमें डेवलप, डेवलप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स, सेंस डेवलप सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स।
सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होती है। अगला पॉइंट लिखो, स्ट्रेंथन 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 मॉरल वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल, स्ट्रेंथन मॉरल वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल by accepting others beliefs and customs, maintain communal harmony, तीसरा पॉइंट, maintain communal harmony at societal level, maintain communal harmony at societal level। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, gives chance to raise voices, through freedom of expression and speech। जहां पे टॉलरेंस होगा वहां पे आपको ये भी राइट होगा कि आप अपनी वॉइस रेज कर सको, ठीक है, भले ही आप माइनॉरिटी क्यों ना हो, ठीक है ना। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी NAB, नेशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था ना, उसको लोगों ने अपोज किया माइनॉरिटी में, देखा होगा आपने दिल्ली में कितने लंबी देर तक उनका वो चला। क्यों कर पाए वो लोग? क्योंकि टॉलरेंस था, उनको परमिशन थी कि अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वो लोग एक्सप्रेस करें, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखो, values like equality and justice can't be achieved without tolerance, can't be achieved without tolerance। अगला लिखो, important for human development, ठीक है। सिविल सर्वेंट हैज, अगला पॉइंट लिखो, सिविल सर्वेंट हैज constitutional obligations to follow tolerance and inherit secularism। सेक्युलरिज्म पता है ना आपको क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता, पर्टिकुलर एक रिलीजन को फॉलो नहीं करना, बल्कि सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना और इंक्लूसिवनेस रखना, सबकी जो भी डेवलपमेंट है उनको इक्वली प्रमोट करना, उसको बोलता है सेक्युलरिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है ना सेक्युलरिज्म, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, हाँ, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से अलग है, ठीक है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में सेक्युलरिज्म ये होता है कि जो भी आपका रिलीजन है, जो भी अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो आपका एक पर्सनल इश्यू है, उसको आप पब्लिक लाइफ में नहीं ला सकते। अगर गणपति सेलिब्रेशन करना है तो अपने घर पे अंदर करो, पब्लिक में आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते। वही हमारा सेक्युलरिज्म क्या करता है, सबको इक्वली ट्रीट करता है और पब्लिक लाइफ में भी सबको इक्वली ट्रीट करने की परमिशन देता है। मतलब इस्लाम वाले मस्जिद में अपना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम लोग गणेश उत्सव पब्लिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा सेक्युलरिज्म है, मतलब सबको डेवलप करने की अगर अपने अपने लेवल पे क्या परमिशन हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है। वहां पे अगर आपको हिजाब पहनना है तो आपको पब्लिक प्लेसेस में आप लोग नहीं पहन सकते, वो आपको अपने घर में पहनो जो भी पहनना है, ठीक है। ये ऐसा है वहां का सेक्युलरिज्म, ठीक है। मतलब आपकी जो पर्सनल बिलीफ्स है वो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में ही रखना पड़ेगा। पब्लिक लाइफ में जब आते हो तो जैसे नॉर्मल पब्लिक है उनके तरीके से आपको बिहेव करना पड़ेगा। और हमारा कैसा है, सबको इक्वल, जिसका जो भी फॉलो करना है वो फॉलो कर सकता है प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। पर कुछ कुछ कोड्स है, जैसे डिफेंस में हो गया, वहां पे नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस जो भी इसेंशियल है, बहुत ही ज्यादा उसका धर्म ही खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है। जैसे सिखों को वो रखने की परमिशन है ना, डिफेंस के अंदर, पता है ना आपको, है परमिशन उनको। तो इसलिए जो भी इसेंशियल है वो बहुत ज्यादा उनको वहां पे वो परमिशन देते हैं। क्लियर है सबको ये पॉइंट? ठीक है, आगे लिखो। और जो ये पॉइंट लिखा था ना सिविल सर्विस वाला, इनहेरिट टॉलरेंस सेक्युलरिज्म, उसके अंदर ब्रैकेट में लिखना आर्टिकल 19, ब्रैकेट में लिखना उसके आगे आर्टिकल 19। अगला पॉइंट लिखो, इम्पार्शियलिटी
impartiality, objectivity, impartiality, objectivity, and non-partisanship cannot be practiced without tolerance. Cannot be practiced without tolerance. अगला पॉइंट लिखो refugee crisis can be solved with the help of tolerance. Refugee crisis can be solved with the help of tolerance. आखिरी पॉइंट लिखो, tolerance creates space for cultural dialogue. ठीक है, क्लियर है। अब लिखो ऑब्जेक्टिविटी, इतना सफिशिएंट है टॉलरेंस के लिए। ऑब्जेक्टिविटी, इसमें लिख लो, इट इज अबाउट एक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। एक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। दैट इज एक्शन बेस्ड ऑन मेयर फैक्ट्स एंड मेरिट्स। ठीक है, एक्शन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड मेरिट्स। फैक्ट्स एंड मेरिट्स एंड स्टैंडर्ड्स, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड जो भी होते हैं। ठीक है, बेसिकली जुडिशियरी में इस नॉर्म को फॉलो किया जाता है। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो भी प्रूफ किए जा चुके हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाता है। और ये भी बेसिकली कहा कहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को भी बेसिकली अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स और जो भी अपने स्टैंडर्ड्स है एस्टैब्लिश, उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन है और या फिर जस्टिस है, जो भी डिसीजन उनको इम्पार्शियल इंप्लीमेंटेशन करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिविटी होना। मतलब जो भी चीजें दिख रही है उनके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है, कि नहीं ये नहीं कि कुछ और है, चीजें कुछ और है और आप डिसीजन कुछ और ही ले रहे हो। ठीक है ना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, एक्शन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टैंडर्ड और रैशनल स्टैंडर्ड। रैशनलिटी होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। आप उसको जस्टिफाई कर पाओ बाद में, नहीं ये मेरे मेरिट्स थे, ये ऑब्जर्वेशंस थे, इन ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे मैंने ये एक्शन लिया है। ठीक है ना, आप उसको जस्टिफाई कर पाओ। किसी ने अगर ऑब्जेक्शन ले लिया आपके ऊपर, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है ना, एक्शन बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टैंडर्ड और रैशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, लिखो, इट इज द अपोजिट ऑफ सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, किसी भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर मोस्टली आपसे ये एक्सपेक्ट होता है कि आप उसी एक्शन को लोगे। ठीक है ना, सब्जेक्टिविटी के अंदर आप अपने एक्शन को जस्टिफाई कर सकते हो अलग अलग मीन्स के थ्रू, पर ऑब्जेक्टिविटी में आपको आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। जो भी एस्टैब्लिश आपसे जो भी स्टेप लेना चाहिए आपने, वो आपको वही लेना होता है ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि वो जो है वो है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होते हैं पता है ना, जो आंसर जिसका है वो है, मतलब जो आपको एक्शन लेना है वो आपको लेना ही है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द मेरिट्स, जो भी फैक्ट्स है उसके अकॉर्डिंगली, है ना। हमारे जुडिशरी सिस्टम में भी इसी कंपोनेंट को फॉलो किया जाता है। ठीक है ना, भले ही अगर वो खुद किलर है, पर अकॉर्डिंगली अगर उसके पास एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है, जो भी फैक्ट्स है उसके खिलाफ नहीं है, तो डिसीजन भी उसके खिलाफ नहीं दे सकते हम लोग। ठीक है ना, ये चीजें हैं। ठीक है, मतलब लिखना उसमें, इट इज द अपोजिट ऑफ सब्जेक्टिविटी, यू मस्ट नॉट मेक डिसीजन ऑन योर वैल्यूज एंड इमोशन। अपने वैल्यूज को, अपने इमोशंस को साइड में रख के, जो भी फैक्ट्स है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। कुछ कुछ प्रोसेसेस में ऑब्जेक्टिविटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, नोट डाउन कर लो। ऑब्जेक्टिविटी इज मोस्ट क्रूशियल इन फॉलोइंग सिचुएशन। कौन सी है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन, है ना। इन सब में ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन में आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसी को फॉलो करना है। नहीं मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, इनको आप रिक्रूट नहीं कर सकते ऑफिसर बनने के बाद।
जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, जो ऑब्जेक्टिफाई की गई प्रोसेस है, उसी को आपको फॉलो करना है। दूसरा है रिक्रूटमेंट के अंदर वही चीज है। फिर है पोस्टिंग, है ना, जिसका जो मेरिट है, जिसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंगली उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है ना कि एज अ पनिशमेंट। ठीक है, कोई अगर ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहा है, उससे अगर किसी पॉलिटिकल लीडर को परेशानी हो रही है, तो उसका जाके वो ट्रांसफर मिनिस्ट्री में नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए, है ना। कभी क्या करता है, अगर फील्ड पे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप, उससे किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका जो दिन भर उसको एक जगह बैठ के रहने का काम दे दिया जाता है, तो फिर वो क्या करेगा, बैठ के ही रहेगा वहां पे। तो एक चीज गलत है ना, वहाँ पे पार्टीशनशिप नहीं होनी चाहिए, है ना, इम्पार्शलिटी ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए वहाँ पे पोस्टिंग के केस में। फिर है ट्रांसफर प्रमोशन, ये तो आपको पता ही है, प्रमोशन में लोगों को फेवर किया जाता है, ठीक है। जो पॉलिटिकली लीडर्स के पास रहते हैं, आसपास रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा प्रमोशन दिया जाता है, ठीक है ना। या फिर कास्टिज्म बहुत ज्यादा चलता है, अगर आप सीनियर के कास्ट के हो, उसी रीजन के हो, तो आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है कि सिविल सर्विसेज के अंदर आपकी पोस्टिंग आपकी सीनियर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वो आपको अच्छी ग्रेडिंग देता है तो आपकी पोस्टिंग बहुत जल्दी होती है, अगर नहीं देता है तो आपकी पोस्टिंग जल्दी नहीं होती, ठीक है, मतलब प्रमोशन जल्दी नहीं होता। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगला लिखो, सिलेक्शन ऑफ राइट एजेंसी फॉर कॉन्ट्रैक्ट और टेंडरिंग। कॉन्ट्रैक्ट किसको देना है, ठीक है ना, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो ना। या फिर कोई पहचान का है, करप्ट है, आपका भी उसमें हिस्सा है, उसी को थोड़ी दोगे कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये दूसरा हो गया। अगला लिखो, सिलेक्शन ऑफ भारत रत्न पद्म अवार्ड। नेहरू, इंदिरा गांधी, इन्होंने खुद को ही दे दिया, क्या था ये, दे दिया था ना उन्होंने खुद को, कमेटी के हेड खुद ही को दे रहे हो, तो यहाँ ऑब्जेक्टिविटी कहाँ है वहाँ पे। आपने देखा कौन कौन एलिजिबल है उसमें, जैसे अभी होता है ना, देखते हैं वो लोग सच में एलिजिबल कौन है, उन्हीं को दिया जाता है। तो ये चलो बीजेपी कोई कुछ भी हो, तो भाई ये तो उनका अच्छा इनिशिएटिव है, अप्रिसिएशन तो दे रहे हैं कुछ कुछ लोगों को, वो लोग जिनको हम लोग जानते भी नहीं उनको वैसे अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। भले ही भारत रत्न जैसे अवार्ड वो अपने लोगों को ही दे रहे हैं, पर कुछ कुछ इनिशिएटिव में तो उन्होंने स्टार्ट तो किया है एटलीस्ट, ये अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने, ठीक है। फिर है डेली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वहां पे भी आपको ऑब्जेक्टिविटी रहना वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है सबको, लिख लिया, लिख लो। एस्पेक्ट्स है ऑब्जेक्टिविटी के, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब जब आप ऑब्जेक्टिविटी के बिहाफ पे, रूल्स और रेगुलेशन के बिहाफ पे डिसीजन लेते हो, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी है, ठीक है ना। खाली फ्लो में रूल्स के अकॉर्डिंगली डिसीजन नहीं ले सकते आप, जो भी केसेस की रैशनैलिटी होती है, कभी कभी उनको डीपली जज करके आपको डिसीजन लेनी पड़ती है, आपको अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ सकता है, तो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग होना भी जरूरत है आपको ऑब्जेक्टिविटी के साथ में, ठीक है। जैसे वो राम रहीम के टाइम पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को अरेस्ट करने गई थी, तो जो वहाँ का स्टेट था, सीएम था, उसी ने उसके बीच में हर्डल्स कर दिए थे, वहाँ पे अरेस्ट करने में इजी नहीं हो रहा था उनको। तो ये चीजें होती है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी रहनी चाहिए लोगों के अंदर कि नहीं, इसने सच में क्राइम किया है, इसके खिलाफ सरकार के पास एविडेंसेस है, तो जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं आनी चाहिए। अगला है राइट टू रिव्यू डिसीजन। जो भी डिसीजन लिए गए वो ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, उनको रीजजमेंट करने के लिए या फिर रिकंसिडरेशन करने के लिए प्रोविजंस होने चाहिए। Within the judicial administrative process, there should be mechanism for appellate board. Appellate board का मतलब क्या होता है कि जो भी डिसीजन ऑलरेडी लिए गए हैं उनको री एग्जामिन करना कि क्या सच में ये सही था, नहीं था, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्सेशन, लैंड एक्विजिशन, उनमें इन लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जबरदस्ती लोगों की लैंड एक्विजिशन की जाती है, या फिर प्राइवेट लैंड पे भी ऐसा दिक्कत आती है, जबरदस्ती लोगों से लैंड एक्विजिशन की गई, ठीक है, पर फैक्ट्स लोगों के पास होते नहीं है, प्रूफ नहीं होते हैं, ठीक है। इसी वजह से डिसीजन कभी कभी गलत हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको फिर से जस्टिफाई करने के लिए उसको एपीलेट बोर्ड में फिर से वो डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। राइट टू बी हर्ड, कुछ भी रूल्स हो फिर भी राइट टू हर्ट तो सबके पास है ना, हर एक को अपना अपना जो भी उसके साइड का जो भी व्यू पॉइंट है वो रखने की परमिशन होनी चाहिए, राइट टू बी हर्ड होना चाहिए, है ना। ऑफन ऑफिसर्स डोंट हियर द कंप्लेंट और ओपिनियन ऑफ पीपल प्रॉपरली। ऑफिसर कभी सुन के नहीं लेता क्या क्या डिसीजन है, क्या क्या व्यूज है लोगों के, सीधा अपना जो भी अपना व्यूज है, अपना जो भी डिसीजन है वो फाइनल कर देते हैं, तो ये गलत बात है। फिर है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इंफॉर्मेशन ही नहीं होती, फैक्ट्स ही नहीं होते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंप्लीमेंटेशन करने हैं, और उन सारे 17 गोल्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट डाटा है, डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है हर सेक्टर में, हमारे पास है ही नहीं,
जो हमारे पास डाटा ही नहीं तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? ठीक है, ये चीज है। तो इंफॉर्मेशन की मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसी के रूल्स, उन्हीं इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव जजमेंट कुछ ना कुछ ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। फिर है ट्रांसपेरेंसी। ऑब्जेक्टिविटी होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंसी का होना। ठीक है, एग्जाम्पल है राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ आरटीआई एक्ट। किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानने के लिए आपको आरटीआई कर लो, उसमें इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सिलेबस के अंदर है हमारे आरटीआई, अलग से देखेंगे उसे, टोटली डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। Objectivity is essential for impartiality. Objectivity is essential for impartiality and feeling of sense of justice. ठीक है, कोई भी जस्टिस जब किसी भी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर किया जाता है तो सेंस ऑफ फीलिंग होती है उसके अंदर, लगता है कि नहीं सच में जस्टिस हुआ है, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी के अलावा हमको इम्पार्शियलिटी या फिर सेंस ऑफ जस्टिस की फीलिंग नहीं आ सकती जब तक वो ऑब्जेक्टिविटी के बिहाफ पे डिसीजन नहीं लिया जाता। मसला लिखना, फंडामेंटल ड्यूटीज एनविसेजेस प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। ठीक है ना, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कहती है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना है। साइंटिफिक टेम्पर मतलब जितनी भी चीज है उसको साइंटिफिकली जस्टिफाई करने के बाद कोई भी डिसीजन ले लो। साइंटिफिकली थोड़ा लगना चाहिए, लॉजिकल लगनी चाहिए, है ना, उस हिसाब से। ठीक है, इसलिए अगली वैल्यू है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। ठीक है ना, लिखना मत कुछ भी, पर हेडिंग डालो डेडिकेशन टू, अगली वैल्यू है डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, देखो कोई जज है, ठीक है, उसका काम है जजमेंट देना, डिसीजन पास करना। ठीक है, पर जब वो अपना खाली काम कर रहा है तो केस के हर एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश नहीं करेगा। और एक दूसरी चीज है, जब वो एक पर्सनली उसका इंटरेस्ट है जज बनना, तब वो क्या करेगा, जो भी एस्पेक्ट है, जो भी डीपली जाके फील करके उसकी जो भी मर्जी है, जितने भी उसके सर्कमस्टांसेस है, हर एक सर्कमस्टांसेस में जाकर समझेगा, केस में इंडिविजुअल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट होगा, उसके बाद ही डिसीजन देगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया, उसका डेडिकेशन उसके काम के लिए। समझ में आ रहा है? एक बस पोस्ट है, आप एक सिविल सर्वेंट हो, लग गए, जॉब क्लास 1 की जॉब है, सारी चीजें मिल रही है, इसलिए कुछ ना कुछ काम करना, और सच में आपको इंटरेस्ट है उस चीज में, लोगों की कुछ ना कुछ सेवा करनी है, तब आपके कुछ काम करोगे तो उस काम में और इस काम में कुछ ना कुछ फर्क होगा ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेडिकेशन टू सिविल सर्विसेज। क्लियर है? ठीक है, अब इसमें लिखो पब्लिक सर्विस एज अ वैल्यू। पब्लिक सर्विस एज अ वैल्यू, सिविल सर्वेंट को हमेशा पब्लिक सर्विस को अपनी एक इंटरनल वैल्यू की तरह उसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, सिविल सर्वेंट शुड ऑलवेज वर्क इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे अपने पॉलिसी से, अपने डिसीजन से फायदा हो सकता है, खास करके वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जिनकी डेवलपमेंट कई सालों से नहीं हो पाई, है ना, वैसे आपकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, पब्लिक फंक्शनिंग को फॉलो करते हुए सबसे पहले आपको जो आपकी पर्सनल प्रॉफिट मोटिव है उसको साइड में रखना है। ये डिसीजन लूंगा तो इसमें मेरा क्या फायदा होगा, है ना, इस चीज को आपको हमेशा साइड में रखना है, तभी जाके आप एक इम्पार्शियल और ऑब्जेक्टिव और सही डिसीजन ले सकते हो, और यही कह सकते हैं कि आपकी डेडिकेशन, आपको इस चीज में फायदा आप खुद का करा सकते थे पर आपने नहीं किया, जो यहाँ पे पब्लिक का फायदा है उसकी तरफ आपने ध्यान दिया, इसका मतलब है आप पब्लिक सर्विस के ऊपर आपका डेडिकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें लिख लो अगला पॉइंट, इंडिविजुअल शुड हैव इनर मोटिवेशन और पैशन टू वर्क इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। इंडिविजुअल शुड हैव इनर मोटिवेशन और पैशन
to work in larger public interest. This also helps in working in the time of adversity. Adversity मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे पैंडेमिक आ गया था, ठीक है ना, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो उस टाइम पे भी आप बहुत इंटरेस्ट लेके काम करोगे। जैसे भिलवाड़ा मॉडल है ना, उस ऑफिसर ने चाहता तो खुद छुट्टी लेके जा सकता था, घर पे रह सकता था लॉकडाउन के अंदर, पर नहीं, उसने ग्राउंड लेवल पर लेके काम किया, एक मॉडल डेवलप किया जिससे सच में पैंडेमिक वहाँ पे फैला ही नहीं, है ना, और वहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन, मोर्टेलिटी बहुत कम थी वहाँ पे इस एरिया में। तो ये था उस ऑफिसर का डेडिकेशन उसके पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है ना, ये हो गया, ये लिख लिया आपने। हैव इनर मोटिवेशन टू पैशन टुवर्ड्स द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वर्किंग, और अगला था हेल्प्स इन वर्किंग इन द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें आगे लिखना, कुछ चीजें लिखनी है, कुछ कुछ ऑफिसर्स के नाम लिखने हैं आपको, यहाँ पे ओपन किया था, ये लिख लो, सिविल सर्वेंट्स हु डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर पब्लिक वेलफेयर, सिविल सर्वेंट्स हु डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर पब्लिक वेलफेयर। पहला लिखना SR शंकरन, ठीक है ना। इनके यहाँ पे लिखना वॉज इंडियन सिविल सर्वेंट एंड, वॉज इंडियन सिविल सर्वेंट, इनके अंदर लिखना वॉज इंडियन सिविल सर्वेंट एंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ त्रिपुरा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ त्रिपुरा, known for his contribution for enforcement of abolition of bonded laborers act, enforcement of abolition of bonded laborers act of 1976, which abolished bonded labors in India. bonded labors पता है आपको, पूरी की पूरी जनरेशन उसमें चली जाती थी, है ना, किसी के फादर ने किसी से कर्जा लिया है तो उसका बॉन्ड, उसका जो कर्जा है वो चुकाने के लिए उसका बच्चा, उसकी जनरेशन पूरी की पूरी उसमें चली जाती थी। उसके एक्ट, उसके अगेंस्ट में इंडिया में एक एक्ट आया था बॉन्डेड लेबर, जिसके बेस में एक्ट 1976, तो इसको एक इफेक्टिवली इंप्लीमेंट इन्होंने किया था, है ना, और त्रिपुरा के अंदर से पूरी तरीके से जो भी बॉन्डिंग लेबर, बॉन्डेड लेबर की जो कंसेप्ट थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो ये उनका डेडिकेशन था, ठीक है। अगला लिख लो TN शेषान, TN शेषान के बारे में आप जानते होंगे, इलेक्शन कमिश्नर थे। जब से ये आए तब से इलेक्शन कमीशन का जो रुबाब था वो एकदम बढ़ गया था, है ना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर इन्होंने रिवॉल्यूशन लाया था। जो भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स था उनको इनके टाइम पे बहुत ज्यादा कम हो गया था, घट गया था बहुत ज्यादा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी डरती थी इनसे, है ना। ब्रॉट सेवरल रिफॉर्म्स इन द इलेक्शन। फिर है अशोक खेमका, इनको तो आप जानते होंगे, रिस्पेक्ट फॉर हिज लेवल ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, शायद से 55 या 60 बार इनका ट्रांसफर हो चुका है, फिर भी करप्शन नहीं किया इन्होंने। बेस्ट नोन फॉर कैंसलेशन, कैंसलिंग, बेस्ट नोन फॉर कैंसलिंग द इलीगल लैंड डीलिंग इन गुड़गांव, इलीगल लैंड डीलिंग इन गुड़गांव। ड्यू टू दिस, या फिर ड्यू टू हिज पैटर्न ऑफ वर्किंग ही गेट्स transferred more than 50 times in his career, more than 50 times in his career। फिर है विनोद राय, कैग थे, कंट्रोलर एंड जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया, इन्होंने 2G स्कैम को लोगों के सामने लाया था, 2G स्कैम, कोल स्कैम। आप कैग को कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, ठीक है ना। जिन लोगों ने आपको अपॉइंट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उन्हीं का स्कैम सामने लाना भी बहुत बड़ी गट्स होता है, उसको करेज लगता है बहुत ज्यादा, तो इन्होंने किया था, ठीक है। 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये सब उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर ये काम किया था उन्होंने। फिर है महेश भागवत,
सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट के लिए कुछ अलग से जो भी पैसे लगते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के, वो कैंसिलेशन का चार्ज भी उन्होंने किया था। जैसे अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका पूरा खर्चा मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन का, रहने का, वहाँ का सब मिलता है अलग से। ये करने का काम इन्होंने किया था, महेश भागवत ने। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। अगला है एमस्ट्रॉन्ग फेम। एमिनेंट आईएएस अवार्ड का इन्हें अवार्ड मिला था, बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे इन्होंने। अगला है दुर्गा शक्ति नागपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने करप्शन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एक पूरी बहुत बड़ा कैंपेन खड़ा किया था। कहाँ पे? लैंड माइनिंग जहाँ पे होती है, सैंड माइनिंग, वहाँ पे झारखंड वगैरह के अंदर इलीगल सैंड माइनिंग होती है। सैंड माइनिंग के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बुरे बुरे इम्पैक्ट होते हैं। सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, है ना, डिजर्टिफिकेशन, ये सारे उसके इम्पैक्ट है सैंड माइनिंग के। तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने कोशिशें की थी। फिर है परवीन कासवान। इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के अंदर फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने की एक फीलिंग जनरेट करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिवली वर्क किया हुआ है परवीन कासवान। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हाउ अ डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट कुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है ना, लिख लिया सबने? अगला लिखो करेज, या फिर उसको फोर्टिट्यूड भी बोलते हैं। करेज, एबिलिटी टू कंट्रोल फियर, एबिलिटी टू कंट्रोल फियर इन वेरियस dangerous or unpleasant situations, in various dangerous and unpleasant situations। अगला पॉइंट लिखो सिविल सर्वेंट रिक्वायर्ड करेज, civil servant required courage in order to deliver his duty, in order to deliver his duty, particularly in the time of adversity, particularly in the time of adversity। particularly in the time of adversity, खास करके जब इमरजेंसी होती है, कुछ सिचुएशन जैसे इमरजेंसी हो गई थी ना 1976 में, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हिल जाता है ना, गवर्नमेंट गिर चुकी है, वैसे टाइम पे आपको डिसीजन लेने में आपका करेज ही हेल्प करता है, क्योंकि सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी डीएम के ऊपर या फिर जो भी सिविल सर्वेंट है वहाँ के उनके ऊपर आ जाती है जब कोई गवर्नमेंट स्टेबल गिर जाती है तब। जैसे महाराष्ट्र में हो गया था, होते रहता है महाराष्ट्र में, ठीक है, हर जगह होते रहता है। तो यहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली सिविल सर्वेंट के ऊपर होती है, तो तब आपके उस टाइम पे आपका करेज ही आपको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है ना, इफेक्टिवली आप कितने अपने डिसीजन आगे लिखो उसमें। करेज इज रिक्वायर्ड, करेज इज रिक्वायर्ड when administrator, when administrator has to raise voice against, when administrator has to raise voice against injustice, against injustice, wrongdoing, wrongdoing, withstanding political pressure, withstanding political pressure, bringing reforms, etc., bringing reforms, etc. अगली वैल्यू है ट्रांसपेरेंसी।
तो बस इतना लिखना, सिविल सर्वेंट शुड एक्ट, civil servant should act in an open manner while discharging his duties, in an open manner while discharging his duties, while discharging his duties. Second point लिखना, he must maintain record, he must maintain record of the decisions he has taken, he also maintain record of the decisions he has taken, and manner through which he has reached at the decision, manner through which he has reached at the decision. ट्रांसपेरेंसी मतलब आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो कौन से मेरिट्स के ऊपर बेस लिया हुआ है और कैसे कैसे आप उस डिसीजन तक पहुंचे थे, ताकि अगर कल को कुछ ऑडिट हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो आप उसको, आपके एक्शन को जस्टिफाई कर पाओ। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ खर्चे करने के लिए पैसे मिल रहे हैं एक पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो आपको पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए कि जितना भी खर्चा आया था वो मैंने इस फील्ड में, इस सेक्टर में पूरा खर्च किया है। तो है ना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके फंडिंग के अंदर, आपके उसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। क्लियर है? ठीक है। अगला है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी, सिविल सर्वेंट इज answerable to public for his act of omission or commission। कोई चीज करो या ना करो उसके लिए आप पब्लिक सर्वेंट हो तो आपको पब्लिक को आंसर करना पड़ेगा, है ना, ओमिशन और कमीशन। answerability is important, अगला पॉइंट लो। answerability is important mechanism, answerability is important mechanism to ensure, important mechanism to ensure moral or ethical functioning of governance, moral or ethical functioning of governance। accountability helps in ensuring and upholding, तीसरा पॉइंट था, accountability helps in ensuring and upholding the ethos of good governance, ethos of good governance। बेसिकली अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, सही हो गलत हो, जो भी डिसीजन आपने लिया है उसके लिए आप आंसरेबल होते हो पब्लिक को मतलब अगर आपके ऊपर कल को जाके करप्शन के चार्जेस लगे, कोई ना कोई कमीशन आएगा जो आपकी इंक्वायरी करेगा, तो उनको आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये मेरे एक्शंस थे, मैंने किस बिहाफ पे लिए गए थे। तो आप अकाउंटेबल होते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर सारे लोगों की, तो आपको लोगों को बाद में जवाब भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अभी आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो घर वालों ने आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके भेजा हुआ है, तो 4-5 साल बाद आपको घर वालों को जवाब देना पड़ेगा ना। अगर आप ऑफिसर नहीं बन पाते हो, पूछेंगे आपसे क्या किया तूने इतने साल, देना पड़ेगा। तो वही है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फिर है, जैसे मैंने कल बताया था ना, तो ये सारे हो गए हमारे बेसिक वैल्यूज कौन से थे, ठीक है ना। तो मैंने कल बताया था एक कमिटी, नॉर्लन कमिटी, जो नॉर्डिक कंट्रीज है उनके अंदर ये बिठाई गई थी। तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया था कि सिविल सर्वेंट के अंदर कौन सी वैल्यूज बेसिकली होनी चाहिए जो सिविल सर्विसेज को फॉर्मेशन में हेल्प कर सकती है। कुछ 6 से 7 वैल्यूज थी जो हमने ऑलरेडी इसमें कवर कर चुकी है, कुछ उन्होंने उसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया था। तो वो वैल्यू क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, हम लोग अभी नोट डाउन कर लेते हैं। पहली है सेल्फलेसनेस, लिखो, holders of the public office should take decisions solely in terms of public interest, solely in the terms of public interest, and should not do so
and should not do so in the order to, and should not do so in order to gain financial and other material benefits इतना ही लिखो बस, material benefits. ठीक है, अगला लिखो इंटीग्रिटी. ऑफिस होल्डर्स इतना लिखो, जो मैं कह रहा हूं उतना लिखो. ऑफिस होल्डर्स should not place themselves office holders should not place themselves under any financial or other obligation to outside individuals or organization which may influence them in performing their duties. ठीक है, किसी भी पर्सन से या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस होके खुद के ऊपर कुछ बाउंडिंग नहीं लगानी है, जिसकी वजह से आप खुद की ड्यूटी ठीक से ना परफॉर्म कर पाओ. ठीक है, इसको बोला है उन्होंने इंटीग्रिटी. ठीक है, मतलब इस कमिटी ने अपने हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से इन पॉइंट्स को, इन वैल्यूज को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है. ठीक है ना. अगला लिखो ऑब्जेक्टिविटी. Public office holder should make choices on merit in carrying out public business, public appointments, awarding contracts, recommending individuals, etc. ठीक है, नॉलन कमिटी के कौन से वैल्यूज हमने अब तक पढ़ी? पहली सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है, अभी और 3-4 बाकी है. अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक ऑफिसर्स are accountable for the decisions and actions taken by them. That is they have to submit evidences whenever scrutiny is done. ठीक है, जब भी कुछ इंक्वायरी या फिर कुछ स्क्रूटिनी होगी तो आपको प्रॉपर एविडेंसेस देने पड़ेंगे जो भी एक्शन आपने लिया था उसके लिए. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी. ओपननेस, इसी को ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं हम लोग, ओपननेस. पब्लिक ऑफिसर should
Public officer should give reason. Public officer should give reasons for their decisions. Should give reasons for their decisions and restrict them ठीक है, restrict them only when wider public interest is involved. ठीक है ना, जो भी डिसीजन या फिर जो भी आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, वो आपको ओपनली लेना चाहिए कि मैंने इस यहाँ पे लिया, तभी ये सारी चीजें आपको मतलब अनाउंस कर देनी चाहिए। तभी ना करो जब तक वहां पे कुछ ना मतलब सिक्योरिटी हो, है ना। जैसे राफेल की डीलिंग्स है, उसमें करप्शन नहीं है, आपको पता है, फिर भी आपको जो भी उसके जो भी फैक्ट्स है वो आप लोगों को नहीं बता सकते, जबकि आपको पता है कि इसमें कुछ भी करप्शन नहीं हुआ है, पर फिर भी जो उसकी स्क्रूटिनी है, जो उसका सिक्योरिटी है, वो रखनी पड़ती है ना आपको। ठीक है, तो बस खाली जहाँ पे लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वहां पे आपको चुप रहना है, पर जब बाकी जगह जब आपको आप पर कुछ मतलब एजम्पशंस लग रहे हैं आपके ऊपर, मतलब कुछ करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, तो वहां पे आप ओपनली बता सकते हो कि नहीं मैंने कुछ किया नहीं है, ये रही मेरी मतलब डिटेलिंग जो भी है वो सब कुछ। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ओपननेस। मतलब किस जगह पे आपको ओपन होना है, किस जगह पे क्लोज होना है, आपको पता होना चाहिए सिविल सर्वेंट को। अगली है ऑनेस्टी। ठीक है, पब्लिक ऑफिस होल्डर ऑफिसर should declare any private interest should declare any private interest relating to their public duties जितनी भी उनकी पब्लिक ड्यूटीज है उसके उसके अकॉर्डिंग जितने भी उनके प्राइवेट पर्सनल इंटरेस्ट आ रहे हैं वो पहले डिसाइड कर दो। ठीक है, कि मेरी प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी ये है, आप जो भी पॉलिसी बनाओगे उसमें उससे मुझे बेनिफिट हो सकता है, इसलिए आप ऐसी पॉलिसी ना बनाओ जिससे मुझे बेनिफिट होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं आपकी ऑनेस्टी, है ना। आखिरी है शायद लीडरशिप। लीडरशिप लीडरशिप पब्लिक ऑफिस होल्डर should promote and support the principle of leadership should promote and support the principles of leadership. Example: alertness, bearing, comma, physical and moral courage, comma, enthusiasm, endurance, dedication, leading by example, etc. ठीक है, ये सारी हो गई नॉलन कमिटी की रिकमेंडेड वैल्यूज। कितनी है टोटल? 7 है शायद, 7 है। कौन सी है? पहली सेल्फलेसनेस, फिर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी और लीडरशिप। याद कर लेना इन सबको। ठीक है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेती है कि नोलन कमेटी की रिकमेंडेड वैल्यूज कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमने देखी, एप्टीट्यूड देखा। ठीक है, फिर अभी लिखो आप, कुछ चीजें जो रह गई है वो हम ऐसे कवर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक हो, लिखो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज में अभी एक हम ऐड करेंगे, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज।
कुछ वैल्यूज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पढ़ाता है ना, ठीक है। तो कौन सी वैल्यूज है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। पहले लिखो सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है या फिर समझ लोगे आप, एक्सप्लेन कर लोगे ना एक्सप्लेन, ठीक है। दूसरी वैल्यू लिखो सोशलिज्म। अगला पॉइंट लिखो सेक्युलरिज्म। ये सारी वैल्यूज अपने पॉलिटी के अंदर डिफाइन की होगी, पढ़ी भी होंगी, है ना, इसलिए हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है जो हमें पता होनी चाहिए कि इतनी इतनी है ना। पता है आपको बहुत सॉवरेनिटी मतलब क्या है? कंट्री के पीपल सारे सॉवरेन है, मतलब डिसीजन लेना, किसे इलेक्ट करना है, कौन सी पॉलिसी किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करनी है, इनको पीपल के थ्रू हमें पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग की, मतलब पीपल वेलफेयर उसका अल्टीमेट मोटिव होना चाहिए, ठीक है ना। सॉवरेन मतलब पीपल के अकॉर्डिंग जैसे उनका मर्जी होगी उस हिसाब से पॉलिसी डिजाइन, डेवलप और इंप्लीमेंट होनी चाहिए। अगला है सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब सोसाइटी के जो अलग अलग सेक्शंस है, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि सोसाइटी के हर सेक्शन को डेवलप होने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सोशलिज्म। सोसाइटी के हर सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, उसको बोलते हैं सोशलिज्म। अगला है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म ही है ना, हाँ। सेक्युलरिज्म शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी भी रिलीजन को लेके, किसी भी ट्रेडिशन को लेके, किसी कस्टम को लेके, सबको इक्वली ट्रीट करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। अगली लिखो डेमोक्रेसी, रूल बाय पीपल। रिपब्लिक, जहाँ पे सुप्रीम पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ सिटीजन। लिख लो इतना उसके सामने, डेमोक्रेसी के सामने लिखना रूल बाय पीपल। रिपब्लिक का मतलब है, हाँ, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड वन, है ना, ये है हमारी इसके अंदर। सुप्रीम पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, मतलब पीपल जो भी सुप्रीम है उसको इलेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली होता है हमारे यहाँ पे, पर होता है, ठीक है ना, इलेक्टेड होते हैं वो, नॉमिनेटेड नहीं होते, ठीक है। अगला लिखो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अगला है इक्वालिटी, एंड लास्ट फ्रेटर्निटी। ठीक है, एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, थिंकर है, उन्होंने बताया था कि एक सिविल सर्वेंट के ऊपर कौन सी ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, कौन सी ड्यूटीज को एक सिविल सर्वेंट को फॉलो करना होता है, ठीक है। उसका नोट डाउन हेडिंग डाल दो, ड्विट वॉल्डो, DWIGHT, ड्विट, डिट वॉल्डोज, ड्विट, DWIT, वॉल्डो, WALDO, ड्विट वॉल्डोज, फर्स्ट ऑफ एस लगाना उसके सामने, ड्विट वॉल्डोज। 12 ऑब्लिगेशन, 12 ऑब्लिगेशन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। कौन से ऑब्लिगेशंस होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन को, कौन सी चीजों को बाउंड होना चाहिए, ये उन्होंने बताया गया, ठीक है। पहला लिखो उसमें ऑब्लिगेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्लिगेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें आप किसी केस स्टडी को पढ़ा, मतलब एक्सप्लेन करते हुए या फिर किसी आंसर में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्लिगेशन टू लॉ, ऑब्लिगेशन टू नेशन और कंट्री, ऑब्लिगेशन टू डेमोक्रेसी, ऑब्लिगेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स। आप जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, है ना, वहां के नॉर्म्स, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है।
भले ही अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई हो तो आप अपने अपर सीनियर्स को उसमें रिपोर्ट करो, ना कि सीधा पब्लिक में जाके आप उसको करो, क्योंकि अगर सीधा पब्लिक में जाओगे तो हो सकता है कि इस इंस्टीट्यूशन की पूरी इमेज ही खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने में बहुत टाइम लगता है ना, उसकी जो सोशल एक्सेप्टेंस होती है उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सालों लग जाते हैं, उसको आप ऐसे एक ही इवेंट में खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसीलिए आपके इंस्टीट्यूशन की वैल्यूज को आपको ऑब्लिग रहना है, मतलब उसके बाउंड रहना है। अगला लिखो, ऑब्लिगेशन टू प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, obligation to professional and professionalism। अगला है obligation to friends and family, पर्सनल चीजों को प्राइवेट चीजों में नहीं लाओ, प्राइवेट को पर्सनल में इंटरमिंगल मत करो, है ना, दोनों को अपना अपनी अपनी जगह पे रखो, दोनों को ऑब्लिगेशन रहना है आपको। ऑब्लिगेशन टू सेल्फ, इतना भी डेडिकेटेड मत हो जाओ कि खुद के लिए वक्त ना निकाल पाओ, उसकी इंप्लीकेशंस आपकी हेल्थ पे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। ऑब्लिगेशन टू सेल्फ, ठीक है ना। अगला है ऑब्लिगेशन टू मिडल रेंज ऑब्जेक्टिव, ऑब्लिगेशन टू मिडल रेंज ऑब्जेक्टिव, एग्जाम्पल पर्टिकुलर पार्टी कमा क्लास कमा रेस, पर्टिकुलर पार्टी कमा क्लास कमा रेस, और यूनियन कमा इंटरेस्ट ग्रुप्स, obligation to general welfare, obligation to general welfare, obligation to humanity, obligation to religion or God। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ये कवर होता है, ठीक है ना। उसके अंदर हमने देखा कि क्या एप्टीट्यूड क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, टाइप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बेसिकली सिविल सर्विसेज के फाउंडेशन में कौन सी वैल्यूज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अलग अलग वैल्यू देखी हमने, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि नॉलेज कमिट कुछ चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर होनी चाहिए, 6 या 7 प्रिंसिपल थे, उन सबको हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप की वैल्यू जितनी भी है, और सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट हमारे कंट्री के अंदर क्या कैसे हुआ, प्रॉब्लम्स कौन सी है, और सोल्यूशन के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि इसके ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन, इन लुकिंग फॉर पीपल टू हायर यू लुक फॉर 3 क्वालिटीज, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। if they do not have the first, है ना, फर्स्ट द अदर टू विल किल यू, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला अगर इंटीग्रिटी नहीं है और खाली इंटेलिजेंस एंड एनर्जी है, इसका मतलब है कि अगर इंटीग्रिटी नहीं है और बाकी दोनों है तो दे विल किल यू, मतलब अब इसमें देखो कैसे इसको जस्टिफाई करोगे, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे आप। जो मैंने चार्ट बनाया था ना हाई वैल्यू लो वैल्यू का, है ना, जब आपके पास वैल्यू ही नहीं है मतलब इंटीग्रिटी नहीं है और आपके पास इंटेलिजेंस स्किल बहुत ज्यादा है, तो एग्जाम्पल हिटलर, लोगों को मारा, उसने ज्यूस को मारा है ना, तो इसको यहाँ पे इसका एग्जांपल देके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। लिख पाओगे क्या इस क्वेश्चन को, आप लिख पाओगे, लिखो फिर इसको। और इसके उसके आगे एक और चीज भी है, ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो, प्रेजेंट डे के एग्जांपल दे सकते हो क्या आप इसमें, है ना, नोट डाउन कर लो इसे। अच्छा नोट डाउन बाद में करना, पीडीएफ में आपको भेजने ही वाला हूँ, उसके नोट डाउन करके लिख के लाना फिर, ठीक है, अगले सैटरडे को। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। अगला देखो, आप लिख सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या कि अब मैं लिख सकता हूँ इन क्वेश्चन को, सबसे अंदर क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको, लिखने का कॉन्फिडेंस आ रहा है, लिख सकते हो। जब शुरुआत करोगे ना लिखने की तब कॉन्फिडेंस आएगा, अब लिखोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे भी हो कैसे भी हो आप खुद के लिए लिखो, थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द सिविल सर्वेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है आपके अकॉर्डिंगली,
है ना। हर एक सेक्शन का जो भी वीकर सेक्शन है, स्ट्रॉन्गर सेक्शन है, सबको इक्वली फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, सबका डेवलपमेंट इक्वल स्टेज पे लाना, ठीक है। बहुत से टाइम पीरियड से जो भी सेक्शन वल्नरेबल है, जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनको इक्वली ट्रीट करना, इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। प्राइवेट इंटरेस्ट मतलब खुद के इंटरेस्ट से भी उनको उनके इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना खुद के इंटरेस्ट को साइड में रख के, उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे बोल रहा है व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, कौन सी वैल्यूज है जो पब्लिक इंटरेस्ट सर्व करने में हमें हेल्प कर सकती है, वो लिखनी है। इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, लिख सकोगे। ठीक है। स्टेट अटक गया ये, फिर से अटक गया ये। क्लियर है क्या जो हमने अभी तक पढ़ा, एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेरेंस, है ना। क्लियर है वो टॉपिक। दूसरा था एटीट्यूड, एटीट्यूड क्लियर है। फिर पढ़ा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेट द 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। आपके हिसाब से सिविल सर्विसेज के अंदर 3 कौन सी बेसिक वैल्यूज है जो इंपॉर्टेंट है, उनका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस लिखना है। 3 वैल्यू जैसे डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है ना। एमपीसी के अंदर तो यही पूछेगा, वो एप्लीकेशन पूछेगा नहीं, जो डिस्क्रिप्टिव होने वाले थे इससे उसको यही पूछेंगे डायरेक्ट सिलेबस से उठा के, है ना। ये बहुत ज्यादा एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप जैसे लोगों के पास, कि आप उनको बस आपको प्रीलिम्स पास करनी है, मेंस में तो आपकी प्रैक्टिस होके ही रहेगी, है ना। और एप्लीकेशन तो करना ही नहीं है, बस एक्चुअली इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रिपेयर रहो, फायदा उठाओ अपॉर्चुनिटी का। अगला है एग्जामिन द रिलीवेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में इनका रिलीवेंस लिखना है आपको, जो पढ़ा है हमने ऑलरेडी। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, करेज ऑफ कॉन्विक्शन, स्पिरिट ऑफ सर्विस। स्पिरिट मतलब डेडिकेशन टू सर्विस। करेज ऑफ कन्विक्शन, किसी भी चीज को कन्विंस करने का जो करेज है वो आपके अंदर होना चाहिए, है ना। कोई अगर सुबह सुबह आप ऑफिस में गए, कोई आके कोई सोशल वर्कर आपके पास आके बैठा हुआ है, हमारी सोसाइटी का हमारे सेक्शन को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्या पॉलिसी आपने कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की, तो उनको कन्विंस करने का करेज आपके अंदर होना चाहिए। भाई देख मैंने यहाँ पे पॉलिसी लगाई है, ये सब मैंने किया है, ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। तो कन्विंस करने का करेज आपके अंदर होना चाहिए, ये हो गया, ये चीज है, ठीक है। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ द इंटीग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब करप्शन करना, अपनी वैल्यूज के साथ किसी भी लेवल पे जाने के बाद आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसी को तो इंटीग्रिटी बोलते हैं, ठीक है। उसी को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू रियल लाइफ, आपके खुद के लाइफ के एग्जांपल्स कब कौन से हैं वो आपको लिखना है, ठीक है ना। मेरे क्लास में बैठे हुए सारे लड़के चीटिंग कर रहे थे, बहुत फीलिंग आ रही थी कि मैं भी कर लूँ, पर मैंने नहीं की, हो गई इंटीग्रिटी आपकी, ठीक है ना। ऐसे खुद की लाइफ के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, है ना। बस अलग अलग लिखना है ना। मतलब तभी आपके आंसर को वैल्यू आती है ना। वो लोग अगर नहीं इसने घिसे पिटे लिखे हुए हैं कॉपी करके कहीं से, तो वो मार्क नहीं देगा, फिर एवरेज मार्क देंगे आपको, ठीक है। यही है। अगला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर अराइजेस व्हेन ऑफिशियल ड्यूटी, पब्लिक इंटरेस्ट एंड पर्सनल इंटरेस्ट आर टेकिंग प्रायोरिटी ओवर द अदर। मतलब आप जब या तो पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल ड्यूटीज के हिसाब से प्राइवेट इंटरेस्ट को ज्यादा वैल्यू देते हो, तो वैल्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होती है ना। जब खुद को इंपॉर्टेंस देना चाहते हो तो जो भी वैल्यूज होती है उनके अंदर आपकी कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाती है, तो उसको एक्सप्लेन करना है ना। और ये कॉन्फ्लिक्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर के बिहाफ पे आप रिजॉल्व कैसे करोगे उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो मैंने जो भी वैल्यूज थी वो आपको पढ़ा दी, अब उस वैल्यूज का एप्लीकेशन करके इस आंसर को लिखना कैसे है, ये हैबिट आपको खुद की डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। मैं आपको एग्जाम में आके लिख के नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो एक टीचर का काम यही होता है कि आपको बेसिक चीजें बता दो, पर उसका एप्लीकेशन कैसे करना है ये आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा, है ना। मैं 1-2 क्वेश्चंस लिख के दूंगा क्लास में, पर उससे आपकी हैबिट डेवलप नहीं होगी, वो आपको खुद को डेवलप करना है। आप लिखो, उसमें क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है ना। Why should impartiality and non-partition be considered as the foundational value? क्यों इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए इम्पार्शियलिटी या फिर नॉन पार्टिसनशिप को। 2 कंपोनेंट पढ़े थे हमने, पॉलिटिकल और प्रिजुडिस वाला।
ठीक है ना। अगर इन दोनों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं तो वो चीजें बढ़ जाएंगी सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस होने लगेगा अपने आप ही। ठीक है, इसलिए हमें इन पॉलिसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। तो ये है, बहुत से क्वेश्चन है यार, खत्म नहीं होंगे, पढ़ लेना कर जाते। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिसिपेटशिप के अंदर पूछा हुआ है, वही जो हमने देखा था, डिस्कस किया हुआ है ना हमने। ये है इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, अगला वाला ये भी हमने पढ़ा है, ये भी पढ़ा हमने। इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, बट नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड डीडफुल। क्लियर है ना, हाई वैल्यू लो वैल्यू वाला, है ना। नॉलेज विद द वीक एंड यूजलेस, मतलब इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज के नहीं, उतना कुछ वो नहीं है, पर अगर नॉलेज है और इंटीग्रिटी नहीं है तो बहुत हार्मफुल हो सकते हो आप। नीरव मोदी, है ना, विजय माल्या। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो देखिए। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद द इलस्ट्रेशन एंड मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। नीरव मोदी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल हो गया ना, उसी को देना है। ठीक है, या फिर भल्लाल देव बॉलीवुड वाला, वो साउथ वाला, वो भी है ना करप्ट, इंटीग्रिटी नहीं थी उसके अंदर, भाई को ही मार डाला उसने। ठीक है, ये चीजें है। ये भी देखा हमने। अकाउंटेबिलिटी, डायरेक्ट पूछा है पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, रिलीवेंस ऑफ इन वैल्यूज का, पब्लिक सर्विसेज के अंदर इस सब चीजों का इंपॉर्टेंस। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक है। इंडिकेट टू मोर एट्रीब्यूट्स व्हिच यू कंसीडर इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक सर्विसेज, है ना। आपके अकॉर्डिंगली कौन से जो चीजें होती है, जो दो चीजें बताओ जो डेडिकेशन के सर्विस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लिख सकते हो उसमें आप। ठीक है ना। ये देखो क्या बोल रहा है, एम्पैथी टॉलरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, a mere compliance with the law is not enough, a public servant also has to have a well developed sensibility to ethical issues। ठीक है ना, खाली लॉ को फॉलो करने से नहीं होगा, उस सोसाइटी जिसके अंदर आप उस लॉ को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, उसके लिए आपको उन सोसाइटी की एथिकल वैल्यूज क्या है ये भी पता होनी चाहिए। सबरीमाला के अंदर जो वहाँ की ट्राइबल सोसाइटी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि वहाँ पे वुमेन्स को अलाउड कर दिया जाएगा, तो वहाँ के ट्राइबल्स ने सुसाइड करना चालू कर दिया था। ठीक है, तो आपको उनके कल्चर को भी समझना पड़ेगा, इसलिए बाद में उन्होंने स्टे भी लगा दिया उस ऑर्डर पे। ठीक है ना, ट्राइबल्स लोग समझ नहीं पाते इन सब चीजों, वो तो उनका अपना कल्चर है ना। सेक्युलरिज्म वगैरह ये मॉडर्न फिलोसॉफीज है, आप ट्राइबल पे उनको लाद नहीं सकते, उनका कल्चर अलग है, उनको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको वहाँ पे समझनी पड़ेगी जब आप एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह वहाँ पे काम करोगे, ये सब चीजें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी डिबेट्स आपको। ठीक है, यही है। तो क्लियर है ये टॉपिक सबको। आज हमें इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट करना था, पर कोई बात नहीं, अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी टाइम क्या हुआ, हो ही रहा है, 1 बज रहा है ना। तो रुकते हैं अभी हम लोग, अगली क्लास में हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट करेंगे सैटरडे को, है ना। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैंने बताया जैसे 2 क्वेश्चन आप लिख के लाए, ठीक है ना।